मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम हस्बे हाल के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली मुमताज़। नाज़रीन, हमारे साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब लाइन पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली मुमताज़ साहब। सबसे पहले तो मैं आपको गुजारिश करूँगा कि आप अपने स्टूडियो में फालतू लाइटें बंद करवा दें। आपकी मेहरबानी। मुझे इन फालतू लाइटों से बहुत सख्त एलर्जी है। आपको मालूम होना चाहिए इस वक्त हमारे मुल्क को जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है एनर्जी की बचत। मियाँ साहब, हमने अगर अपनी लाइटें इससे भी कम कर दी तो हमारे कुछ दानिश्वर नजर नहीं आएंगे। ओए एवें मेरे ते मुद्दा ना पाओ। मियाँ साहब बचत की गल कर रहे हैं। ओ केड़ी बचत यार, किवें करिए बचत? ओ भाई, बचत करोगे तो होगी ना। आपको आपको मालूम नहीं है कि एक लाइट जलाने से कितनी एनर्जी वेस्ट होती है। मैं आपको अभी हिसाब करके बताता हूँ। ये मैं देखिए, मैंने सारी कैलकुलेशन निकाली हुई है। आपको मालूम नहीं है कि एक लाइट जलाने से जो बिजली इस्तेमाल होती है उसके लिए कितना तेल खर्च होता है। एक मिनट ठहरे। जब जब आप 15 वाट की एक लाइट लगातार 1 घंटे के लिए जलाते हैं तो उसके लिए आपको पता है आपको कितनी बिजली खर्च होती है? पता है आपको? ओ मियाँ साहब, आवाम दी वाट ला के हुण तुसीं वाटां दा हिसाब करन बह गए। क्या 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 बात कर रहे हैं आप? बात क्या की है आपने? ओ भाई, मैं तो खुद बड़ा सख्त परेशान हूँ। मैं तो आवाम के दुख में अंगारों पे लौट रहा हूँ। मैंने तो नींदें हराम की हुई हैं अपनी। क्या बात कर दी है आपने? आपने कभी चिब्बड़ के धोखे में तुम्हा खाया? तुम्हा वो भी बगैर नमक लगाए। जितना वो कड़वा होता है उससे ज्यादा कड़वी बात की है आपने। भाई, मैं तो कौम के दुख की वजह से सो नहीं पा रहा। आप यकीन माने, ये मुश्किल फैसले दिल पे पत्थर रख के लेने पड़े मुझे। ये कोई आसान काम नहीं था। आसान काम नहीं था ये। क्या आसान नहीं था जी, दिल पे पत्थर रखना। अली मुमताज साहब, ये अपने इन दानिश्वरों को समझाएं इस वक्त क्या हालत है और कितनी टेंशन बनी हुई है। और ये अपनी 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 हिस्से मजाक को कंट्रोल नहीं कर रहे। मैं ये ना हो कि मैं टीवी से बाहर निकल के आपके इन दानिश्वरों के हाथी पड़ जाऊं। और साहब, मैंने तो अपनी सारी काबीना से कह दिया है कि जितना महंगा पेट्रोल हो गया है, मेरी तरफ से साफ जवाब है। मुझे तो कुछ वजीरों ने कहा है कि मियाँ साहब हमें कुछ रियायत दें, हम बड़ी दूर से आते हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई, जब मैंने अपने आप को रियायत नहीं दी तो आपको कैसे रियायत दे सकता हूँ? मैंने साफ जवाब दे दिया है। मैंने तो सूबाई हुकूमतों से भी कहा है कि खुदा के लिए हमारा साथ दें, बचत करें, सादगी इख्तियार करें। मैं तो खुद अब बचत प्लान पे जिंदगी गुजार रहा हूँ। मैंने तो अपने घर में कह दिया है कि अब मैं रोजाना पेंट कोट नहीं बदलूंगा। एक पेंट कोट 1 महीना चलेगा। यकीन माने, अब मैं जूते पॉलिश भी नहीं करवाता, उसी तरह जूते पे टाकी मार के निकल आता हूँ। मैंने तो अपनी शैम्पू वाली शीशी में भी पानी डाल के इस्तेमाल किया है। और तो और मैंने तो पेन का इस्तेमाल भी बंद कर दिया है। मेरे सेक्रेटरी मेरे सामने फाइलें लेके आए हैं साइन करवाने के लिए। मैंने फाइलें देख के उनसे कह दिया है कि मेरी तरफ से ओके है। उसने मुझे कहा है कि सर, साइन तो करें, दस्तखत तो करें। और मैंने कहा छोड़ दो, तुम्हें मेरी बात में यकीन नहीं है। ले जाओ बस, ठीक है। आप यकीन माने, मैं पहले सऊदी अरब जाता था, 2-2, 3-3 दिन रहता था। अब मैं एक ही दिन में वापस आ गया हूँ। और मैंने अपने पायलट से कहा है कि जहाज तेज बिल्कुल नहीं चलाना। जब आप तेज चलाते हैं तो पेट्रोल ज्यादा खाता है, आहिस्ता चलाएं।
उसने इतना आहिस्ता चलाया है कि मैंने नीचे देखा है, खुद देखा है, कई चिंची भी हमारे जहाज से आगे निकल गए। बल्कि मेरा रास्ते में जी चाहा कि जहाज से उतर के चिंची में ही बैठ जाऊं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, समंदर रास्ते में आएगा, चिंची क्रॉस नहीं कर पाएगा, मजबूरन मुझे जहाज में जाना पड़ा। अगर मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि जितनी मेरी कौम बचत करेगी, मैं भी उससे डबल बचत करूंगा। वाह। तो हुजूर आप ना जाते ना वहां जहाज पर चढ़ के, फोन पर ही बात कर लेते, इस तरह बचत भी हो जाती। अली साहब, ये आपने मेरे जहन की बात छीन ली है। मेरे भी जहन में यही था और मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की, मगर वो शाह मोहम्मद बिन सलमान साहब ने, उन्होंने कहा कि नहीं पाइन गल मूत्र ही होएगी, गल मूत्र ही होएगी, आप तशरीफ लाएं। मैं फिर गया हूं जब आहिस्ता जहाज लेके, तो 2 घंटे लेट पहुंचा हूं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि खैर है इतना लेट हो गए। मैंने कहा जनाब मैं पेट्रोल की बचत के लिए आहिस्ता आया हूं। उन्होंने उसी वक्त मुझे गले लगा के मेरा माथा चूमा और अपने सेक्रेटरी से कहा कि वापसी ते भान दी जहाज दी टैंकी फुल करनी है भाई, और एक पेट्रोल का पीपा जहाज च फालतू भी रख दियो। और साथ उन्होंने मुझे ये कहा कि मियाँ साहब आपने पेट्रोल की फिक्र नहीं करनी, बाकी चीजों की बात करें। मैंने भी कह दिया, मैंने कहा हुजूर अगर पेट्रोल की फिक्र हमने नहीं करनी तो बाकी चीजों की फिक्र आपने नहीं करनी। इंशाल्लाह वो भी असी तुहाडे कोलों मंगदे रहांगे। मियाँ साहब आप तो बादशाह आदमी हैं हुजूर, आप तो बर्दाश्त कर लेंगे। मेहरबानी आपकी कि आपने अपना जहाज आहिस्ता कर लिया, लेकिन दूसरी तरफ आपने 55 रुपए पेट्रोल महंगा करके गरीब आदमी से तो मोटरसाइकिल भी छीन लिया। क्या बात कर रहे हैं आप अली मुमताज साहब। आप जब अभी चैनल पे तशरीफ लाए हैं तो रास्ते में आपको सड़क मोटरसाइकिलों से भरी हुई नजर नहीं आई? जी आइए नजर। तो भाई ये पाकिस्तान की सड़क थी, आप कोई स्विट्जरलैंड की सड़क से नहीं चैनल पे आए। और मियाँ साहब मजबूरन चला रहे हैं लोग, उन्होंने गुजारा भी तो करना ही है ना। ठीक है आपकी बात कि गरीब आदमी मोटर बाइक में पेट्रोल डलवाने से भी परेशान है। आप यकीन माने मेरा तो जी चाहता है, मेरा दिल चाहता है मेरा कि मैं मोटर बाइक राइडर की जॉब शुरू कर दूं और अपनी गरीब आवाम को अकेले को मोटर बाइक पे खुद मंजिल तक छोड़ के आया करूं। अगर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मैंने दफ्तर भी जाना होता है, वहां भी अवाम की खिदमत कर रहा होता हूँ। फिर मैंने अवाम की खिदमत के लिए ही सऊदी अरब भी जाना होता है, अपनी गरीब अवाम के लिए अमेरिका भी जाना होता है, अपनी गरीब लोगों के लिए चाइना भी जाना होता है। वरना यकीन माने मैं मोटर बाइक राइडर की जॉब करने के लिए भी तैयार हूँ। अपनी इसमें गरीब आवाम के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मियाँ साहब अगर आप खुद अवाम को बाइक पर छोड़कर आएंगे तो पेट्रोल तो फिर भी खर्च होगा ना। अली साहब तुहाडा की ख्याल है मैं फिर लाहौर च टांगा पा लवां? हद करते हैं आप फिक्र ना करें। अगर मैं मोटर बाइक राइडर बन गया तो मैं सवारी बिठा के थोड़ी देर बाद जाके प्लग की तार उतार दूंगा, मोटरसाइकिल बंद कर लूंगा और फिर उसे कहूंगा कि मेरा ख्याल है कि मोटरसाइकिल में से पेट्रोल खत्म हो गया है, जरा उतर के धक्का लगाइए। अगर कोई शख्स मुझे कहेगा कि मियाँ साहब मुझसे धक्का नहीं लगता, तो मैं उसे कहूंगा कि मैं सारे पाकिस्तान ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, तेरे को मोटरसाइकिल ਨੂੰ ਧੱਕਾ नहीं लगता। मियाँ साहब आप इस तरह की बातें करके अवाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि अवाम बड़ी परेशान है। वो यार फिर वही बात, वो अवाम परेशान है ते मेरी केड़ी
डांस की वीडियो वायरल हो गई। भाई मैं भी परेशान हूँ, मुझे मालूम है, मुझे एहसास है, मुझे गरीब का दुख है, मैं उसे महसूस करता हूँ। मुझे मालूम है कि मेरे लोग बड़े परेशान हैं, मगर क्या करूँ कि जंग लगी हुई है इस वक्त, पेट्रोल महंगा हुआ है, पूरी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, इसीलिए मजबूरन हमें भी बढ़ानी पड़ गई हैं। और यकीन माने ये कीमतें बढ़ा के मुझे कोई खुशी नहीं हुई। अली मुमताज साहब, जितना मैं परेशान हूँ आप लोगों में से कोई भी नहीं। यकीन माने इतनी परेशानी है, मुझे तो अफ्तारी के वक्त समझ नहीं आती कि खजूर पहले खानी है कि पकौड़ा पहले खाना है। मैं तो एक दिन परेशानी की हालत में खजूर को केचप लगा के खाता रहा हूँ। एक दिन मैंने इसी परेशानी में बुखला के रायते में तो मलंगे डाल ली हैं। और तो और अली मुमताज साहब, मैंने तो आप यकीन करें सहरी में रोटी को मक्खन लगवाना छोड़ दिया है। मैंने अपने मुलाजम से कह दिया है रोटी को मक्खन नहीं लगाना, यहाँ खड़े होके इस तरह की गुफ्तगू करो कि मुझे महसूस हो कि तुम मुझे मक्खन लगा रहे हो। क्या बात। क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरी आवाम की रोटी को मक्खन ना लगे और मैं चोपड़ी हुई रोटी खाऊं। मियाँ साहब, ए तुसी नहीं खा रहे चोपड़ी रोटी, ए गोगा ते रोज परांठे खांदा है। जफर साहब, आप अपनी बात करें, आप छोड़ें गोगे को। एक गोगे वर्गी तो कोई लावारस लाश भी लभे तो ओदी जेब विचों शनाख्ती कार्ड दी जगह ते परौठा निकल आंदा है। बहरहाल मैं यहाँ अपनी कौम से ये कहना चाहता हूँ कि आपका ये खादम अपनी बात पे कायम रहा है। मैंने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी। ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। गौरी साहब, मैं महावरतन कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह के फजल से अपनी बात पे कायम हूँ। मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूँगा कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के बेपाया फजलो करम से मैं अब पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं होने दूंगा। हालांकि अली मुमताज साहब, तेल की आलमी मंडी वाले लोग हम पे जोर दे रहे थे कि हम हर हफ्ते बाद नमाज जुमा तेल की कीमतें बढ़ा दिया करें, मगर मैं महंगाई और आवाम के दरमियान सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। मैं आवाम और दुखों के दरमियान पुलिस का बैरियर बन गया। मैं आवाम और मुश्किलात के दरमियान वो नहर बन गया जिसके किनारे पे भाई दुआने लगा के भी बैठा हुआ है। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਮਹਿੰਗੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 55 ਰੁਪਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। देखिए थैला साहब, मैं आपके जज्बात समझ सकता हूँ, मगर मेरे तो जहन में ही आया कि क्रिकेट वाले तो कुछ कर नहीं रहे, चले मैं ही अवाम को 50 दे दूँ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ 50 ਦਿੱਤੀ ਜੇ, ਸੈਂਚਰੀ वाले पासे ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੇਨ नहीं गया। मियाँ साहब, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से आपके किरदार की अहमियत बहुत बढ़ गई है। जी हाँ, बिल्कुल। ईरान के सदर ने भी मुझसे फोन पे बात की है, तुर्की वालों ने भी मुझसे राब्ता किया है, यूएई वाले भी मुसलसल मेरे साथ राब्ते में हैं। देखें, मैं तो जितनी भी भाग दौड़ हो सकती है कर रहा हूँ और मुसलसल कर रहा हूँ। बल्कि आप यकीन करें, मैंने तो किसी सरबराह की गुजरते हुए ये आवाज भी सुनी है, वो कह रहे थे कि भाई हालत हुण जो मर्जी निकले, मगर मियाँ दियां आनियां जानियां देखो जरा तू। मियाँ साहब, ये बताइए, ये मसला कब तक हल हो जाएगा? अली मुमताज साहब, हमारी तो यही ख्वाहिश है कि ये जंग कल की होती हुई आज ही बंद हो जाए, क्योंकि कहीं भी इंसान का खून बहता है तो उसकी तकलीफ सबको होती है। और हमारे मुसलमान भाई जिस तरह परेशानी में मुब्तला है, आपका क्या ख्याल है
कि उसका हमें दुख नहीं है। भाई हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। हम चाहते हैं कि ये फौरी तौर पे ये जंग बंद होनी चाहिए, क्योंकि जंग किसी भी मसले का हल नहीं है। ये टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? गौरी साहब जिड्डा उच्चा ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਏ, मेरे को ਉਹਦੇ ਕੰਨ 'ਚ कोई गल ही नहीं हुई। मैं तो उस वक्त इसीलिए कहता रहा हूं कि इसे नोबेल प्राइज दे दें। ये वो बिगड़ा हुआ बच्चा है जिसे गंदे कामों से रोकने के लिए खिलौना खरीद के दे दिया जाता है। और मैं कह इन्हू फड़ा दियो नोबेल प्राइज, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਨਾ ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਹੱਥ ਚੁੱਕਣੀ ਜੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦੀਦ ਆਦਮੀ ਹੈ ਟਰੰਪ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਐਵੇਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਕੁੱਟ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, नहीं यार मैं रोटी घर जा के ही खाना हूँ। नाज़रीन, इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। उतनी देर तक वो भौंकते रहते हैं जितनी देर तक फकीर या नशई गली से बाहर ना निकल जाए, बल्कि उन्होंने गली के मोड़ ते छड़ के ते कहते भी नहीं जा घर जाके नहा धो ते कोई साफ कपड़े पा। नाज़रीन, पेश खिदमत है आज का खबरनामा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप इस तरह की खबरें तो अखबारों में पढ़ते ही रहते हैं, टीवी पे देखते ही रहते हैं कि आवारा कुत्तों ने किसी राह जाते बंदे को काट लिया, जी हाँ बिल्कुल, या पागल कुत्ते शहर में फिर रहे हैं और गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। जी हाँ, या आपने तो नहीं सुना होगा, हमने कई दफा सुना है कि गोगा बेचारा सारी रात गली च बैठा रहा है, चूंकि इन्हों दे बूहे के कुत्ता बैठा होया। अरे दूर खलो के कुत्ते नु कहंदा रहा कि यार सज्जे खब्बे हो, मैं अपने घर जाना है। इस तरह के आवारा कुत्तों के खौफजदा वाकयात तो आप सुनते रहते हैं, मगर आज जो आपको खबर सुनाने लगा हूं उससे आपको महसूस होगा कि कुत्ता भी किसी वक्त काम आ जाता है। आए, 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 आए। ये सिर्फ खतरे की अलामत ही नहीं होता, ये हमदर्द भी होता है। और मैं यहाँ पे आवारा कुत्ते की बात कर रहा हूँ। घरों में पाले हुए कुत्ते तो अक्सर काम आते ही हैं, घरों की हिफाजत भी करते हैं और साथ गेंद भी फाड़ के ले आते हैं। मगर आवारा कुत्तों के हवाले से ये खबर आप सुनेंगे इसलिए आपको मजा आएगा। जी कराची के इलाके स्टील टाउन में गली के आवारा कुत्तों ने डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। अरे वाह, दो मुसल्ला डाकू एक जनरल स्टोर में लूट मार की नीयत से दाखिल हुए। अच्छा, आवारा कुत्तों ने उन्हें घेर कर भौंकना शुरू कर दिया। वाह, मोहल्लेदार जमा होने पर डाकू घबराकर फरार हो गए। मैं उस वक्त का ये सोच रहा हूं कि डाकू जहां पे डकैती करते हैं ना जी, वो एक आधा दिन पहले आके उधर सारा सिचुएशन को मनियर को देखते हैं, वाह, जिसे कहते हैं कि डाकू रैकी करके गए। हाँ, उन्होंने रैकी करते हुए ये जेन में ही नहीं सोचा होगा बेचारों ने, या उनके दिल में ही नहीं आया होगा कि इतने आवारा कुत्ते निकल आए तो फिर साडा की बनेगा। वो तो आराम से तसल्ली से सुकून से सारा बाजार देख के चले गए कि वेरी गुड यार, इतने बहुत अच्छी डकैती अरे बड़ी खुशी खुशी डकैती कर रहे थे। अच्छा, उधर फिर कुत्तिया ने किधरे वेख लिया तो उन्होंने भी आपस च गल की होनी है, बंदे तो को मशकूक ही लगदे, ओए होए, तेरा की बहू बहू है, ख्याल की जगह बहू बहू ही उन्होंने किया। अगले कुत्ते ने भी क्या होना कि तू बिल्कुल सही बहू बहू कर रहे हैं, और उठ के पै गए। जेम्स बॉन्ड घरेलू कुत्ते ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। हाँ जी, आवारा कुत्ता भी नहीं समझता तो आवारा बंदा भी नहीं समझता। हाँ हाँ, जो आवारा बंदा है उसने भी कब किसी की सुननी होती है। बिल्कुल, अच्छा, ये सिर्फ आवारा कुत्ते ही नहीं थे, यहाँ पे थोड़ा सा ये जरूर है कि ये जो भौंकने वाले आवारा कुत्ते थे ना, दुकानदार कभी कभार हमें बचा हुआ खाना शाना इनको डाल देता रहा, और कुत्ते जो हैं वो वहीं बैठ जाते थे। जब डाकुओं ने दुकानदार को गन दिखाकर लूटने की कोशिश की
और धक्का मुक्की हुई तो कुत्ते ने सोचा कि यार ये तो सानू रोटी पांदा है अज दा बचिया खाना किधरे ओदे तो ही तो नहीं इहनू मारन डे कि कुत्तियां नू नहीं पाना सानू देना है। कुत्ता एक ऐसा जानवर है वो नमक हराम नहीं होता। वो फिर उठ के पै गया ਉੱਥੇ ਉਹ ਬਹੁ ਹੋਈ ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਉਹ ਕੁੱਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਡਾਕੂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੜਕੀ ਲਾਣੀ ਪੈ ਗਈ यार जेम्स बॉन्ड बड़ी बात है यार, कुत्तों को पता चल गया कि डकैती हो रही है। यार क्या कर रहे हो गौरी, तुम तो माशाल्लाह पढ़े लिखे अक्लमंद हैट वाले इंसान हो। ये जो कुत्ते होते हैं इनमें बू सूंघने की, महसूस करने की हिस्स बहुत तेज होती है। हम अक्सर देखते हैं ना कि ये जो कुत्ते भिखारियों और नशइयों पर बड़ा भौंकते हैं। जी हाँ, हमारा कुत्ते भी गलियों के, जी जी, वो कोई फकीर आ जाए गली में या नशई वाला है तो वो बड़ा बहुत भौंकते हैं। क्योंकि अक्सर खबरें भी आती रहती है ना कि ये छोटी मोटी चोरियों वारदातों में ये नशई और ये गलियों में फिरने वाले फकीर भी शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कुत्ते खबरें भी देखते हैं। उनको भी फिर पता चल गया हुआ है कि ये जो हुलिये से फकीर या नशई नजर आ रहा है ना, ये किधरे थे काम खराब ना करे, फिर वो भौंकना शुरू कर देते हैं। अरे वाह, और उतनी देर तक वो भौंकते रहते हैं जितनी देर तक फकीर या नशई गली से बाहर ना निकल जाए। बल्कि उन्होंने गली दे मोड़ ते छड़ के ते कहंदे भी नहीं जा कर जाके नहा धो ते कोई साफ कपड़े पा। खबरदार जे साडी गली च मुड़ के गंदे कपड़े पा के वड़िया अही तो चलो कुत्ते हैं, अही तो नहीं नहा तो सकते, अही कपड़े नहीं पांदे। तू तो इंसान है, तू तो इंसान बन। जेम्स बॉन्ड, मेरा तो तुम्हें पता ही कि मैं साफ सुथरा रहता हूँ, मैं रोज सूट पहनता हूँ, यस, धुले कपड़े पहनता हूँ, फेल्ट पहनता हूँ, लेकिन मुझे भी कुत्ते देख के भौंकते हैं। वाई पता नहीं क्यों बात पीछे पीछे आते हैं, पीछे पीछे आते हैं तो वो गली तक आते हैं। ओहो, वो फिर मुझे महल्लेदारों ने समझाया कि तुम घबराया ना करो, तुम आर्टिस्ट हो ना तो तुम्हें यहाँ प्रोटोकॉल देते हैं ये। यानी ताडे महल्ले च आर्टिस्टिकल कुत्ते फिर दे। हाँ, ये जानवरों में बहुत बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है। अच्छा, एक तोते की मैंने एक्टिंग देखी, यार मैं हैरान हो गया। वो बकायदा पहले तोप चला के उसके बाद ऐसे गिर के मारता भी था और फिर थोड़ी देर बाद उठ के तो हल्की सी लुड्डी भी डालता। ऐसा डराया है। हाँ यार, वो सर्कस में कुत्ता टाइम नहीं बताता। हाँ जी, कुत्ता सवाल भी निकालता है सर्कस में। असल बात मैं आपको बताऊं, ये जो कुत्ता होता है ना, ये कोई अलग हुलिये वाला बंदा देखता है ना तो उस पे भी भौंकता है। अच्छा, ये वजह है कि वो तुम्हारे पीछे भौंकना शुरू कर देते हैं। तुम जरा इंग्लिश आदमी हो ना। अब नॉर्मल हरकत कोई भी देख के, जिस तरह ये मैं खबर सुना रहा हूँ, वो कुत्तों ने जब वो जनरल स्टोर पे डाकुओं को और उन बंदों को लड़ते हुए देखा है ना, तो कुत्तों को उनको महसूस हुआ कि कोई खतरा है। अब ना कुत्ते के पास फोन होता है, ना वो 15 पे कॉल मिला सकता है। उन्होंने फिर अपना सायरन बजाना शुरू करता है, वो वो देख के तो मलेदार इकट्ठे हुए और डाकुओं को दुड़की लगानी पड़ी। इसमें देखने वाली बात यह है कि आवारा कुत्ते थे और वो कभी कभार दुकानदार उनको रोटी डालता था, मगर उन्होंने वो थोड़ी सी जो रोटी मिलती थी उस पे भी वफादारी निभाई है। क्या बात है। आप हैरान होंगे कि पालतू जानवरों ने तो कई लोगों की बाकायदा जान बचाई हुई है। अच्छा जी, जिस तरह कराची का वाकया हुआ है ना जी, इसी तरह का एक वाकया 2016 में रावलपिंडी में पेश आया था। अच्छा, वहां एक ट्रेनिंग सेंटर के कुत्तों ने एक टैक्सी ड्राइवर से डकैती की कोशिश करने वाले डाकू की टांग पकड़ ली थी। 3 डाकू थे, वो एक टैक्सी ड्राइवर से टैक्सी छीनने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, और ड्राइवर बेचारा जो है वो स्टीयरिंग के साथ चंबड़ा हुआ था हाय हाय, कि मैंने नहीं देनी गाड़ी। डाकुओं ने उस बंदे को मारना शुरू कर दिया। ओए ओए, वहां करीब ही एक ट्रेनिंग सेंटर में कुत्तों की ट्रेनिंग चल रही थी। जी, ये जो लोगों के पालतू कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, वो वाली ट्रेनिंग। अच्छा अच्छा, अब हुआ ये कि डाकू पहले ही घबराए हुए थे, ऊपर से कुत्तों ने हमला कर दिया। अच्छा, मजे की बात यह है कि डाकुओं ने फायर भी किया मगर उनकी पिस्तौल ही नहीं चली। अरे बिचो किसी कुत्ते की बददुआ लग गई। डाकू भाग गए मगर उनमें से एक डाकू यहमी हो गया, अच्छा, गिर गया वो उसी भाजनास में। इतनी देर में ट्रेनिंग सेंटर वाले गार्ड ने पुलिस को कॉल कर दी और उसने डाकू को पकड़ भी लिया और पुलिस भी उतो आ गई तो डाकू फड़िया गया। नहीं, पुलिस ने फिर कुत्तों को कोई इनाम दिया?
हाँ जी पुलिस ने उन्होंने बगैर छिछड़िया तो आधा किलो गोश्त देता है। ऐसा यार ये फजूल सवाल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा 2020 में ऑस्ट्रेलिया में एक तोते ने पूरे घर को जलने से बचाया था। हाँ घर वाले गहरी नींद सो रहे थे कि उस दौरान जी घर में आग लग गई। आग लगते ही तोते ने फौरी तौर पे अपने मालिक को जोर जोर से आवाजें देना शुरू कर दी, जिससे उस बंदे की आंख खुल गई कि खैर है तोता तो जान लगना जदों उदों मैनू बुला लेंदा कदी कदी, या जदों मैं बीवी को बेइज्जत हो रहा होवां उसले कह दिंदा कि रशीद निकल जा छड्ड परां। अद्धी रात को कि ये क्यों ऊंची ऊंची बोल रहा है। उठ के जब बाहर आया उसने देखा कि घर को आग लगी हुई है। उसने फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड को फोन करके इत्तला दी और उनका घर जलने से बच गया। अच्छा इसमें दिलचस्प बात यह है कि तोते ने जब शोर मचाना शुरू किया ना तब उनके घर में लगे फायर अलार्म भी बजना शुरू नहीं अभी हुए थे। यस बस तोते ने आग देख के शोर मचाना शुरू कर दिया। बाद च फिर उस तोते नु फायर ब्रिगेड च नौकरी भी मिल गई। अजकल तोता बेचारा वर्दी पा के ते फिरदा है। बल्कि हुण उन्हें गवर्नमेंट नूं दरखास्त दी है कि यार मेरे पर वर्दी च फसे ने मैनू लवा दिओ, मेरे को उड्डिया नहीं जाता। वैसे अक्सर जो पालतू तोते होते हैं वो मालिक का नाम तो सीख ही जाते हैं। लो सिर्फ नाम पाकिस्तान च कई तोते गाला भी कट देने। सच्ची मुची एक मेरा यार था पहलवान, उसने तोता पाला हुआ था, वो गालियां निकालता था। वो फिर एक बारी किधरे पहलवान दी बदकिस्मती ਉਹਦਾ ਉਸਤਾਦ ਆਇਆ ਹੀ ਘਰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਤੋਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਆ ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੇ ਤੋਤਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। फजूल बात नहीं करो यार, तोता कौन खाता है? ਪੁੱਛੋ ਗੋਗੇ ਕੋਲੋਂ। ਗੋਗੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਆ ਗੋਗਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਸ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਕਰਤਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹਾਥੀ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਏ। ਫਿਰ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਕਰਤਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। अच्छा जी एक और मजे की बात सुने। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा में एक तोता खातून की आवाज में बात करना सीख गया। हाँ जिससे उसके मालिक की परेशानी बहुत बढ़ गई, क्योंकि तोते के बोलने से हमेशा खातून का धोखा होता था। लेकिन उसी तोते ने उनके घर होने वाली चोरी की वारदात नाकाम बना दी। जब चोर घर में दाखिल हुए तो वो तोते ने बोलना शुरू कर दिया धड़ाधड़ औरत की आवाज में। वो हमसायों ने कहीं आवाज सुन ली, उन्होंने फौरी तौर पे पुलिस को फोन पे इतला कर दी कि हमारे हमसायों के घर में कोई औरत चीखें मार रही है। पुलिस फौरन पहुंची है उधर, क्योंकि वहां पे तो औरत को कुछ कह जाए तो पुलिस की तो दौड़े लग जाती हैं। पुलिस जो पहुंची है तो अगे चोरी होने दी, उन्हें चोर फड़ ले। पुलिस जब चोरों को लेकर निकली है ना तो चोरों ने तोते के पास से गुजरते हुए उसे कहा है भैन जी तुसी साडे नाल चंगी नहीं की थी। इस बात पे फिर तोते ने मर्दाना कहा लगाया। अच्छा ये ऐसे इत्तफाकात हैं कि हैरानगी होती है कि यार कैसा कमाल हुआ है। अगर ये ना होता जानवर वहां पे तो ये तो बड़ा नुकसान हो जाना जी। जैसे अभी ये आपको एक वाकया सुनाने लगा हूं तो आपको बिल्ली पे बड़ा प्यार आएगा। अच्छा 2021 में जापान के शहर टोयोमा में एक बिल्ली ने डूबते हुए शख्स की जान बचा ली थी। तो नहर के किनारे अपने मालिक के साथ टहल रही थी, अचानक उसने नहर में घूरना शुरू कर दिया। वहां एक बुजुर्ग शख्स गोते खा रहा था, जिसको कोई शख्स नहीं देख रहा था, मगर कहते हैं ना कि वो मारने वाले से बचाने वाले की जात बड़ी है। बिल्कुल सही। वो पालतू बिल्ली मुसलसल नहर में घूर रही थी ना जी, तो उसमें उसके मालिक ने देखा है कि किधर वे खंडई। उसकी नजर से जब मालिक ने नहर में देखा है तो एक बुजुर्ग डुबंडे ऐसे। हाय 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 हाय। वो जो बिल्ली का मालिक था वो तारू था, उसने उसी वक्त नहर में छलांग लगाई है और वो डूबते हुए बंदे को बेचारा बलहोश हुआ था, उसे बाहर निकाला है और फौरी तौर पे अस्पताल पहुंचाया है। उसके बाद फिर घर आके उसने अपनी बिल्ली को इनाम के तौर पे सोने की 2 तोले की कैंटी बनवा के दी। यार ये क्या इनाम है? यार हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। साढ़े तो ये इंच ही फसे है कि बिल्ली का जेवर घंटी है, और उस बेचारी ने कोई टॉपस ते पाने नहीं होंगे। ਉਹਨੂੰ ਚੂੜੀਆਂ भी छोटियां छोटियां बनवा के दियोगे तो पैर ही थले होंगे ने, चूड़ी लत के गुआच जाए। इसलिए आज के बाद याद रखना कि आपकी पालतू बिल्ली अगर कोई कारनामा दिखाए
तो उसे आपने घंटी लेके देनी है, कहीं उसको तोप ले दो। क्योंकि तोता तोप चलाता है, बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाती है। हाय। अच्छा जी पेट मास्टर साहब। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਗੋਗੇ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਲਿਆਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ, ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ। ਉਹ ਆਖਰ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਲਓ ਸੂਟ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਲਗੇ ਫਿਰੋ। नाज़रीन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अम्मा फरीदा। अम्मा जी हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, जूंदा रहो पुत्र। अब बस मत मारी जाती है, घरों बाहर निकली है शहर होने इन्ने फैल गए ने, मैं ते कई रस्तियां दी मैनू समझ ही नहीं आउंदी। हाय। पता नहीं हुण कित्थों तक आबादी ने होर फैलना है। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣੀਆਂ 3-4 ਚਿੰਗਚੀਆਂ। ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੰਗਚੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ। अम्मा जी इनको लेके दे चिंगची, इनका रोजगार लगे। मैं तो ओपन कन्वेंस में बैठूं तो मेरी तो सारी स्किन खराब हो जाती है। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ, ਓਪਨ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਨ ਤੇ ਸਕਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਦ ਗੱਡੀ ਚ ਬੈਨ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਵੇ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। तो भाई माँ जी से तो पूछ लो कि उन्हें शहर क्यों घूमना पड़ा है। क्या? शौकिया नहीं सा घूमन गई। ਅੱਛਾ मेरी बेटी है ना कलसूम, जी जी। उसने अब वो एयरपोर्ट वाली साइड पे घर बना लिया है। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैं 2-3 दफा गई, लेकिन मुझे तो सच्ची बात है रास्ते ही नहीं याद रहते। ओहो। जब भी गई हूँ दामाद खुद ही आके ले जाता रहा है। हाँ। लेकिन अब मसला ये था, बल्कि पुत्र मसला भी क्या था, मौका ऐसा था कि बेटी को ईद देने जाना था, अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर जाना भी जरूरी था। बिल्कुल। उस बेचारी ने तो मुझे कहा भी कि माँ जी खैर है, आपने कहाँ खज्जल होना है, आप मुझे व्हाट्सएप करा दें। हाय। व्हाट्सएप नहीं माँ जी, लोड करा दें। ओ ही लोड करा दें। अच्छा चीजों ने ना निकल आए ने, व्हाट्सएप करा दें, लोड करा दें, टिकटॉक कर दें, फेसबुक हो गई है। ਵਾਹ ਵਾਹ। मैनू तो समझ ही नहीं आती, पता नहीं की कुछ निकल आया हुआ है। हाय। तो मैंने कहा कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ती पुत्र, जी। मैं खुद ही आती हूँ, नाले तेनू मिल जावांगी। ईदां की देनियां हुंदियां ने किसे ने ते की किसे लैनियां हुंदियां ने। ਇਹ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਸੂਰਤਾਂ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਵਾਹ बिल्कुल माँ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ। ਉਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪ ਟੁਰ ਗਈ ਉੱਥੇ। अच्छा। ਭੈਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਮਾਂ ਜੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਟੁਰ ਗਏ ਸੋ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬਕਾਇਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀ अच्छा। ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਦਾ। ओहो। ਤੇ ਉਸकी दी ज्यादा आ गई है, उसके 3 सूट भेजे हैं उन्होंने, ਉਹਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ 2 ਭੇਜੇ ਨੇ, हाय। ਉਹਦਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਈ ਦੀ ਜੋ ਤੌਫੀਕ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਛੱਡਿਆ ਏ। हाँ। ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। बिल्कुल सही। ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਲੈ ਈਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। सही। ਉੱਤੋਂ ਫਟਾ ਤੇ ਭੈੜਿਆ ਉਹਦੀ ਦਰਾਨੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸੂਟ ਲੈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਈਦ ਦਾ ਜੋੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। हाय। ਉੱਤੋਂ ਜਠਾਨੀ ਟੁਰ ਪਈ,
ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਵੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਡਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਫਿਓਨੀਆਂ ਦਾ ਟੋਕਰਾ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੂੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆ ਜਾਨੀਆਂ ਈਦੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਈਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਪੁੱਤਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਬਈ ਇਹ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ इसके घर से क्या आया है ਹਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਭਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਏ ਹਾਏ माँ बाप जो है ਬੇਸ਼ੱਕ लेकिन मुझे वहाँ जो एहसास हुआ है ना जिसका बाद में मैंने कलसूम से भी जिक्र किया जी जी कि बंदे को राह जाते ये पुत्र मुकाबलेबाजी में नहीं आना चाहिए मैं ते अपनी धी नूं आनी हां अगों सुनदी भी है सही ਐਵੇਂ ਭਈ ਮੈਂ ਕਮਾਂਦੀ ਅੰਮਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਗੋਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਗੇ ਦੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਲਿਆਈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਏ ਉਹ ਆਖਰ ਫਿਰ ਭਰਜਾਈ ਅੱਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਲਓ ਸੂਟ ਤੇ ਈਦ ਤੇ ਔਰਤ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੇ ਫਿਰੋ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ ਪਾਗਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੱਸ ਹੋਵੇ ਮਾਂ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਏ ਉਹ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ सही बात ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਈਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਪਾਈਦਾ हाँ जी माँ जी ਇਹ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਲੈ ਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹਾਏ हाँ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਮਾਂ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾ ਲਓ हाय ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਲਿਆਈ ਸੀ ਸੱਸ ਤੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਮਰਦਾਨਾ ਸਨ ਲਾਕ ਨਾ ਬਣਿਆ ਕਰ ਉਹ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਸਲੇ ਕੋ ਅੱਜ ਦੇ ਥੋੜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਨਾਣ ਭਰਜਾਈ ਦਰਾਣੀ ਜਠਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ हाय ਆਹੋ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਹੈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਗਲਟਾਨ ਤੇ ਲਟਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ सही बात ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਈਦ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ हाँ जी ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ ਕਿ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਵਾਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਦੀ ਹੋਈ हाय ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਦੋਂ ਚਾਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਛੂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ जी जी माँ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੋ ਹੈ ਵਾਂ ਹੱਸਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਂ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰੇ ਦਫਾ ਹੋ ਦਾੜੀ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਈਦ ਦੀ ਵਾਹ अच्छा वाह ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਾਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ ਮੈਂ ਦਰਾਨੀਆਂ ਜਠਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ सही ਚੂੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਬਈ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜੋ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਲਵੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ हाय ਮਾਂ ਜੀ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਇਹ ਚਾਚਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈ ਲਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਕ ਚ ਘਾਹ ਚਰਾਣ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਆਏ ਨੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਈਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ
ਅਸੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਨ ਭਰੇ ਆ ਘਰ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦੀਦਾ ਸੀ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਹ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਰਕ 'ਚ ਹਾਏ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਹਰ ਰੇੜੀ ਤੋਂ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਟਰੂ ਮਰੂ ਫਿਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਕੱਢਦੇ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਉਤਰਿਆ ਪੇਟ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਉਤੋਂ ਲੱਸੀ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੀਰ ਪੱਕੀ ਉਹ ਖਵਾਵਾਂ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਵਾ ਛੱਡੀ ਖੀਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਐਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਟਰ ਕੀਮਾ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰ ਪਲੇਟ ਇੱਕ खीर दे उतो मटर कीमा खा गया हाय 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 वाकई ईद वाले दिन लोग कुछ नहीं देखते, आंखें बंद करके बस खा ही जाते हैं। ते और की ए ते पुत्र उबलिया अंडा खा के तू तो रो पी लेंदे उतो अंडे नु कहन दिया हुंदा जिथे रहो राजी रहो। मां जी आंडे ने अपनी जगह ते चले जाना है, रो ने अपनी जगह ते चले जाना है। या उतरिया तू मेदे च कमरे पाए ने अम्मा जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल बेतुका लोग खाना खाते हैं। ये ते खैर पुत्र कागज भी खा जांदा है। मां जी मैं कागज खा जाना, मैं बकरा हूं। पुत्र कागज दी तेरे अगे की हैसियत है, तू मसाया दी कमेटी खा गया से। नाज़रीन इसके साथ ही हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पीटीवी को जिन मिस्त्रियों ने ताजमहल बनाया था, वाह वो मिस्त्री सारे बारी बारी जा रहे हैं। वो क्या एक फोक गीत है, बोलियां जिसे हम कहते हैं जी जी। और बारी बरसी खटन गया ते खट के ले आंदा गहना, ये मेला 2 दिन दा इत्थे बैठ किसे नहीं रहना। कल हम बात कर रहे थे आसम बुखारी साहब की, हाँ जी, तो कल ही वफात पा गए जनाब शुजात हाशमी साहब। होए होए होए, बड़ा ही अजीम इंसान, बड़ा ही प्यारा आर्टिस्ट, बहुत बड़े बाकायदा जो हम लेजेंड कह देते हैं ना जी, बड़े आराम से लेजेंड थे जी जी, असल लेजेंड ये लोग थे। बाकायदा ना जी अदाकारी के शोबे की यूनिवर्सिटी, बड़े बड़े खूबसूरत बड़े बड़े प्यारे रोल अदा किए हुए थे शुजात हाशमी साहब ने। उनके जनाजे पे जावेद रिजवी साहब हमारे बड़े प्यारे बड़े सीनियर फनकार हैं, उनका फिक्रा सुन के बड़ा मजा आया। उन्होंने कहा कि ये पीटीवी को जिन मिस्त्रियों ने ताजमहल बनाया था, वाह वो मिस्त्री सारे बारी बारी जा रहे हैं। तो ये शुजात हाशमी साहब भी उनमें शामिल थे। वाह, पीटीवी को पूरी दुनिया पे जिन्होंने मकबूल किया था जिन फनकारों में, उनमें ये शुजात हाशमी साहब का बड़ा अहम नाम था। वैसे तो उन्होंने 1970 में पहला ड्रामा किया था कोहर, मगर जब उन्होंने ये वारस किया है, मेरा ख्याल है 1979 में हुआ वारस, तो उसमें जो मौला दाद का उन्होंने रोल किया है, क्या लोगों ने उनके अंदाज को, उनके लबो लहजे को पसंद किया था। वाह 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 वाह, हर बंदे ने वो मौला दाद की तरह मूछें रखनी शुरू कर दी बाकायदा, और उस तरह खांसना भी शुरू कर दिया है। हाँ क्या बात है। हर उनका जो अंदाज था ना जी उस रोल के अंदर, वो लोगों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वाह, यही मैं समझता हूँ कि दिल में उतर जाने वाली होती है सिचुएशन, हाँ जी, एक फनकार लोगों के दिलों में ही उतर जाए। बिल्कुल। तो शुजात साहब तो खैर हर शोबे में ही बाकमाल थे ना जी। रेडियो उन्होंने बहुत देर किया और रेडियो के बाकायदा असातिज़ा में शुमार रहा उनका, वाह जी, क्योंकि आवाज़ और लबो लहजा और अदायगी फ़िक्रे की ऐसी थी कि वो हर अहम मौके के ऊपर उनकी आवाज़ से रेडियो फ़ायदा उठाता था। मुहर्रमों में उनकी आवाज़ में मरसिये पढ़ाए जाते थे, उनसे उनकी आवाज़ से चलते थे। फिर कोई भी दिन आता था ना जी ख़ास, तो वो प्रोग्राम में कोई ऐसी गुफ्तगू करनी होती थी या उस दिन के हवाले से कोई बात करनी होती थी, हाँ जी, तो शुजात हाशमी साहब की आवाज़ इस्तेमाल की जाती। वाह। फिर टेलीविज़न में भी ऐसा ऐसा ड्रामा किया
ऐसा ऐसा ड्रामा किया। और हमारी बदकिस्मती है ये कि उन्होंने ना जी जो आखिरी पीटीवी पे सीरियल किया था उसका नाम जर्द दोपहर था। तो उसमें चूंकि पॉलिटिशियंस डिस्कस हुए थे, उन्होंने भी एक पॉलिटिशियन का रोल किया था, तो उनको उसके बाद पीटीवी पे किसी ने कास्ट करने की जरूरत ही नहीं की। प्राइवेट सीरियल करते रहे, मगर कितनी बदकिस्मती है कि हम लोग तनकीद भी बर्दाश्त नहीं करते। डेफिनेट उसमें तनकीद ही की गई होगी उस रोल में, जिसकी वजह से वो बाद में पीटीवी पे नहीं दाखिल हो सके। वैसे उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। अच्छा। हाँ, भुट्टो साहब के वो बड़े आशिक थे और पीपल्स पार्टी के साथ सारी जिंदगी जुड़े रहे। फिर लास्ट डेज जो लास्ट वो ईयर्स उन्होंने गुजारे हैं चंद, उसमें तो वो घर के ही होके रह गए हुए थे अपने घर में ही, और बड़े पढ़े लिखे आदमी थे। जी हाँ, उन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था। यस, उनके बच्चे दोनों माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे हैं, दोनों बेटे। एक तो रेलवे में को ऑफिसर हैं और दूसरे बेटे जो हैं वो मेरा ख्याल है यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, टीचिंग करते हैं शायद। वो पढ़े लिखे लोग, सारी फैमिली पढ़ी लिखी और ख़ुद भी पढ़े लिखे और बड़े दानिशवर आदमी थे। हर मौजू पे बड़ी प्यारी गुफ्तगू करते थे, सही। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते थे और गुफ्तगू के दौरान लफ्ज़ बड़े प्यारे चुनते थे। अल्फाज का चुनाव उनका बड़ा प्यारा था, बहुत अच्छा, और बड़ी पुरअसर गुफ्तगू, और अंदाज बड़ा पुरअसर था। अंदाज ऐसा था कि सारे उनकी तरफ मतवज्जो हो जाते थे। माशाल्लाह खूबसूरत जवान आदमी थे, मोटी मोटी आंखें और एक्सप्रेशन फेस पे ऐसे होते थे कि सारे उनकी तरफ तवज्जो कर लेते थे। इसी तरह फिर टेलीविजन के अलावा फिल्म में कमाल किया, फिल्म में एज हीरो भी पार्ट अदा किया, कई फिल्में उनकी एज हीरो हैं, विलन भी किया। वर्सटाइल आदमी, वर्सटाइल आदमी, जो रोल भी किसी ने दिया है उसमें वो उन्होंने कमाल किया है। बेशुमार फिल्में की हुई हैं। मुझे याद है ये अली इजाज साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनको भी जन्नतुल फिरदौस में बड़ा अल्लाह मुकाम अता फरमाए। आमीन। उनका जो दौर था ना जी हीरोशिप का, हाँ जी, हाँ जी। नन्ना साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको भी जन्नतों में जगह दे। आमीन। ये जोड़ी जब मशहूर थी ना जी एज हीरो, जी जी लीड कर रहे थे फिल्मों को, जी। उस वक्त उसी दौरान शुजात साहब भी फिल्मों में गए और इन्होंने भी उनके साथ बड़ी बड़ी अच्छी फिल्म की हुई है। अच्छा। सौरात जुवाई बड़ी सुपरहिट फिल्म थी, उसमें भी थे। यार सुल्तान रईस साहब के साथ एज हीरो फिल्म की है शुजात हाशमी साहब ने, राका, जिसका सुपरहिट सॉन्ग हुआ, पक्की शीशियां वाली चला। हाँ, ये देखो ना, सुल्तान राय साहब का अरूज था, वो खुद हीरो आदमी थे और सुपरहिट हीरो थे। वो फिर उनका रोल ऐसा था कि ओल्ड हो जाते हैं जी जी जी। हाँ तो जी। ये हीरो थे, ऐसे पक्के फनकार थे कि सुल्तान राय साहब के साथ अगर किसी ने एज ए हीरोइन को लिया है हाँ जी। फिर वो बड़े पक्के फनकार थे। वाह जी वाह। नौकर ते मालिक बड़ी कमाल फिल्म सी। हाँ, सुपरहिट फिल्म, मतलब फिल्मों में भी बेहतरीन रोल अदा किए। फिर थिएटर, ये देखे ना कि क्या कमाल है कि चारों शोबे थिएटर इतना अच्छा किया हुआ है कि कमाल। अफजाल अहमद साहब मरहूम, अल्लाह पाक उनको भी बड़ा आला मुकाम अता करे जन्नतुल फिरदौस में। आमीन। उन्होंने जो थिएटर किए हुए ना, जो लॉन्ग रन चले हुए 3-3 साल ड्रामे जो चले हुए थे, वो शुजात साहब ने किए। जी हाँ, बिल्कुल। उनके साथ वो ड्रामे किए हुए और सीरियस रोल कर रहे हैं थिएटर के ऊपर, लोगों की भरपूर दाद हासिल कर रहे हैं। जी हाँ सर। सही। ये बड़ा मुश्किल काम था उस दौर में, चूंकि ये कॉमेडी थिएटर अपने अरूज पे जा चुका था। जी जी जी। तो उस दौरान अफजाल साहब ने ये जो ड्रामे लगाए थे, उसमें कॉमेडियन तो चलो जो कर रहे थे वो तो पहले भी कर रहे थे और भी कई लोग कर रहे थे जी। मगर अफजाल साहब ने अपने ड्रामों में बाकायदा कंप्लीट सीरियस रोल जो पेश किए ना जी, जी जी। वो इन लोगों ने किए। कवि खान साहब ने, शुजात हाशमी साहब ने, खुद अफजाल साहब ने, मुनव्वर सईद साहब ने। मुनव्वर सईद साहब ने। मुनव्वर सईद साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती के साथ हमारे सरों पे सलामत रखे। आमीन। बड़े बहुत बड़े लोग हुए हैं। मैं मुनव्वर सईद साहब को मोहतरम, बड़े ही हमारे प्यारे बुजुर्ग हैं, उनको और शुजात हाशमी साहब को इसलिए मैं बिल्कुल अलहदा गर्दानता हूँ कि ये फिल्म में भी जाके सुपरहिट हुए, टेलीविजन पे भी सुपरहिट थे, थिएटर पे भी ये सुपरहिट, वाह जी वाह। और ये दोनों ही, मुनव्वर साहब भी रेडियो पे भी सुपरहिट। इसी तरह
कभी खान साहब, उन्होंने भी बेशुमार बेपनाह काम किया, उन्होंने तो बहुत काम किया ना जी फिल्मों में। और टीवी पे भी वो सुपर हिट। नंबर 1 फनकार, पहले हीरो पाकिस्तान टेलीविजन के। जी और उसके बाद ऐसी ऐसी वैरायटी पेश की हुई है कि बाखुदा इन लोगों को देख के तो शर्मिंदगी होती है, यार हम किस फील्ड में घुस आए हुए हैं, ये तो इन लोगों का काम है, ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, हम कितना बुरा कर रहे हैं, इनको देख के वाकई शर्म आती है हमें, ऐसे प्यारे फनकार। अजीज़ी, इस मौके पे मेरे जहन में एक सवाल आता है कि आज हम बात कर रहे हैं शुजात हाशमी साहब की, कल आसिम बुखारी साहब की बात हो रही थी, फिर कवि साहब का भी हम अक्सर प्रोग्राम में जिक्र करते रहते हैं, और भी कई ऐसे बड़े बड़े नाम हैं हमारे मुल्क के जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। तो क्या इन लोगों के लिए, इन लोगों के फ़न से फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या इनकी ज़िंदगियों में कोई अकेडमीज़ बनी है हमारे यहाँ? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा मामला इधर कुछ नहीं है। हुकूमत ये करती है ना जी, जो है ये कुछ दिन पहले हमारी इस हुकूमत ने भी किया है कि जी हम फिल्म साजों को, डायरेक्टरों को 1.5 करोड़ रुपया दे रहे हैं फिल्में बनाएं। हालांकि मैं नाम नहीं लूँगा, बड़ी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि हम फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। मैंने उस वक्त उन्हें कहा भी, यही उन्होंने बताया कि हम प्लान कर रहे हैं, पैसे दें फिल्में बनाने के लिए। मैंने कहा कभी ना ये कीजिएगा, ये कभी भी नहीं हो सकता कि कोई फिल्म बना ले और फिर वो बहुत अच्छी बना ले। वो किसी से पैसा लिया हुआ है उसने, उसका क्या इंटरेस्ट होना है। और वैसे भी ये 1.5 करोड़ में कौन सी फिल्म बननी है, बन ही नहीं सकती। ये दौर कोई 1.5 करोड़ वाली फिल्म वाला तो है ही नहीं। तो आपने चले को 17, 18, 20 करोड़ जो बांटा है, कुछ भी नहीं है, वो जाया हो गया, खत्म है। ये मुझसे लिखवा लेंगे, उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। हाँ, मैंने कहा था कि आपने अगर मदद करनी है फिल्म इंडस्ट्री की तो आप कोई लैब बना दें जदीद। राइट ये लोग अब फिल्म बना के तो उसकी पोस्ट प्रोडक्शन के लिए कभी थाईलैंड जाते हैं, जब इंडिया से हालात अच्छे होते थे उधर चले जाते थे। हाँ जी तो ये बाहर के ममालिक में जाके तो वो फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन पूरी करवा के आते हैं। तो आप इधर उनको अच्छी लैब बना दें, उनका जो बाहर जाके खर्चा है और डॉलरों में है वो खत्म हो। बिल्कुल तो ये वो, चूंकि वो वारा नहीं इनको खाता ना, इनको वारा खाता है कि ऐसा कुछ करें कि लोग फिर कहेंगे वाह वाह जी बड़े बड़े लोग ने, क्या बात है, बड़ा बड़ा काम किया है ना। हाँ लैब ने तो नहीं ना बोलना कि मुझे इन्होंने बनाया है। हाँ जी जिनको पैसे बांटे हैं वो सारे वाह वाह कर रहे हैं। बिल्कुल तो ये इनसे, इन लोगों से फायदा नहीं उठाया गया जो चले गए हैं इतने अच्छे फनकार। बहरहाल अल्लाह पाक बड़ा आला मुकाम अता फरमाए, उनके गुनाह माफ़ फरमाए, उनको अल्लाह पाक जन्नत में भी ऐसी ही मोहब्बतें दे, अनायत करे जिस तरह वो दुनिया पे मोहब्बतें लेते रहे हैं। आमीन। आमीन। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।